Hello everyone, welcome to our channel SS Education. Today we will study class 9 geography and this is chapter number 2. In this chapter we will study about physical features of India. As we know that भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है. India has its various diverse features. Even if we talk about the cultural diversity or the geographical diversity. भारत एक ऐसा देश है जिसके ज्योग्राफिकल रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी। आप सब भी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के रीजन से भली भांति वाकिफ होंगे। भारत के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग वहाँ के प्लेन लैंड यानी कि मैदानी भूभाग से भली भांति वाकिफ होंगे। साथ ही अगर आप हिली रीजन्स में रहते हैं तो आपके यहाँ माउंटेन एंड वैलीज जो है वो पाई जाती होंगी। तो अगर हम देखें तो भारत में जो है वो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज एंड आइलैंड्स। जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस है। दैट मीन्स कि ये पृथ्वी के भूभाग का सबसे प्राचीनतम भाग है। कुछ समय पहले तक पेनिनसुलर प्लेटूज को वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ, बट हाल के समय में आए भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है वो वेरियस टोपोग्राफी को दर्शाती है, जैसे कि हिमालय में हाई पीक्स भी हैं, डीप वैलीज भी हैं और तेज बहने वाली नदियाँ भी हैं। वहीं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पर एलुवियल डिपॉजिट्स पाया जाता है। दैट मीन्स कि हिमालय की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए डिपॉजिट्स जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण करती हैं। और जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से मिलकर के बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर इग्नियस रॉक्स जो है वो पाया जाता है। ये तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। मीन्स अगर हम इंडिया के वेरियस फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इसे मेनली 6 पार्ट्स में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज द हिमालयन माउंटेन्स, second one is the northern plains, third one is the peninsular plateau, fourth one is the Indian desert, fifth one is the coastal plains and sixth one is the island. अब हम बारी बारी से इन सारे रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये अभी तक का सबसे यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स है, जिसका फैलाव जो है भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स में है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसका जो फैलाव है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक है। दैट मीन्स इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है। इंडियन बॉर्डर्स के साथ ये एक आर्क का निर्माण करती है जो कि 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई घट करके 150 किलोमीटर तक सीमित हो गई है। जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, इसका एक्सटेंशन जो है वो इंडस रिवर से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका एक्सटेंशन फैला हुआ है, जो कि टोटल डिस्टेंस कवर करती है 2400 किलोमीटर का। वहीं इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर रीजन में इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर की है, जबकि हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे इसकी चौड़ाई घट करके मात्र 150 किलोमीटर तक रह गई है। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो इसे 3 पैरेलल रेंजेस में बांटा गया है। इन रेंजेस के बीच में कई सारी घाटियां जो हैं वो पाई जाती हैं। आइए इसे भी फिगर के द्वारा समझते हैं। इस फिगर में हम इन तीनों पैरेलल रेंजेस को देख सकते हैं। सबसे नॉर्दर्न पार्ट में इसका लद्दाख रेंज आता है, उसके बाद यस्कर रेंज एंड थर्ड वन इज शिवालिक रेंज। इसकी जो सबसे नॉर्दर्न रेंजेस है उसे हम द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। इस रेंज में लगभग औसतन 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर जो है वो पाए जाते हैं।
यहाँ पर हिमालय के कुछ हाईएस्ट पिक्स की एक लिस्ट दी गई है जिसे हम देख सकते हैं। इसमें 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है। वहीं 8,598 मीटर्स हाइट के साथ कंचनजंगा जो है, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंजेस में माना जाता है। अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें तो ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स का बहाव जो है वो होता रहता है। अगर हम हिमाद्री के साउथवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ की जो रेंजेस है वो बहुत ही असमान रूप से यानी कि असमतल है, जिसे हम निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जिनका निर्माण हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स के थ्रू हुआ है। अगर हम लेसर हिमालय के ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच है तथा इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजल श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है। साथ ही धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कश्मीर का कांगड़ा तथा हिमाचल प्रदेश का कुल्लू वैली जो है इसी रेंजेस का एक अभिन्न अंग है तथा बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, जिसे हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जो है वो जाते रहते हैं। इसके आउटर मोस्ट रेंज को शिवालिक के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम लोगों ने फिगर में भी देखा था। ये हिमालय रेंज के सबसे साउदर्न पार्ट में स्थित है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच पाई जाती है। चूंकि ये जो वैली है वो हिमालय रेंज के साउदर्न पार्ट में स्थित है, इसका मतलब है कि ऊपरी पार्ट से जो नदियां जो है वो तेज गति से इस ओर बढ़ती हैं, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं, जिससे कि इस वैली का निर्माण हुआ है। अब जो हिमालय, लेसर हिमालय तथा शिवालिक के बीच में जो घाटियां पाई जाती है उसे दून्स कहा जाता है। कुछ दून्स के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए नदी घाटियों के आधार पर और 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के जो भाग है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसे कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी पुकारा जाता है। सतलज एवं काली रिवर के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है तथा काली एवं तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच के भाग को असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे हैं, ये सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच का भाग है, जिसे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तथा ये हिमालय का दूसरा भाग है जो कि सतलज तथा काली नदी के बीच में स्थापित है। इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद काली तथा तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का जो रीजन है, ये हिमालय के सबसे ईस्टर्न डायरेक्शन या कह सकते हैं इसकी सबसे पूर्वी सीमा को दर्शाती है। इसके बाद हिमालय दक्षिण की तरफ एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा की ओर फैल जाती है, जिसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये तो हमने हिमालय माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं स्टूडेंट्स को एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि यदि आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको अपने पास मैप के साथ किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहिए। इससे ज्योग्राफी के जो कंटेंट हैं वो ज़्यादा आसानी से समझ आते हैं। साथ ही वीडियो देखते समय आप अपने पास
NCERT ज्योग्राफी की बुक अपने पास ही रखें और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करते चलें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और द नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भारत का जो उत्तरी मैदान है वो 3 नदी प्रणालियों से मिलकर के बना है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा ही भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। भारत का ये जो मैदानी क्षेत्र है वो एलुवियल सॉइल से मिलकर के बना हुआ है। देखिए, लाखों वर्षों से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो अपने साथ एलुवियम यानी कि जलोढ़ मिट्टी को लेकर के आती है और इस मैदानी क्षेत्रों में जब उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है तो अपने साथ वो इन निक्षेपों को यहाँ पर फैला देती है, जिससे कि ये जो भारत का नॉर्दर्न प्लेन है यह बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण इस क्षेत्र में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर खेती करना बहुत ही आसान होता है। अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें ये तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। भारत का यह जो मैदानी क्षेत्र है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 2400 किलोमीटर तक तथा इसकी चौड़ाई जो है 240 से 320 किलोमीटर तक फैली हुई है और यह बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर पानी की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में है। इस वजह से अगर एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया माना जाता है। देखिए, नदियाँ जब हिमालय की ऊंची ढलानों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारे जो सिल्ट हैं यानी कि गाद जो है उसे ले करके आती हैं, जिसके कारण निचले भागों में ये कई सारी धाराओं में जो है वो बढ़ जाती हैं और इन बटी हुई धाराओं को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये भारत का उत्तरी मैदानी क्षेत्र है और हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वो जब समतल ज़मीन पर आती हैं तो इनकी धाराएं जो हैं वो काफ़ी धीमी हो जाती हैं और अपने साथ बहाकर लाई गई सिल्ट को इस उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जमा करती हैं। इसके कारण यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ हो गई है और साथ ही बहाकर लाई गई सिल्ट के यहाँ पर जमा हो जाने के कारण जो नदियाँ जो हैं वो कई उप धाराओं में बढ़ जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे धाराओं में ही बढ़ जाती हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। भारत का जो उत्तरी मैदान है उसे मेनली 3 सब सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें कि पहला हमारा है पंजाब प्लेन, सेकंड है गंगा प्लेन और थर्ड है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अगर हम पंजाब प्लेन की बात करें तो ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं और इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। फिर अगर हम सिंधु नदी की बात करें या इसकी सहायक नदियाँ जिसमें कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ जो हैं वो हिमालय से निकलती हैं और इस पार्ट में दोआबों की संख्या जो है बहुत अधिक पाई जाती है। अब ये दोआब क्या होते हैं इसे हम समझते हैं। देखिए, मान लिया जाए कि एक नदी जो है वो इस तरह से बहती हुई आ रही है और साथ ही दूसरी तरफ से इसके पैरेलली एक नदी यहाँ से भी बहती हुई आ रही है और ये नदियाँ जो हैं वो आगे चल करके एक दूसरे से मिल गई। अब इसके बीच का जो पार्ट है, इसके बीच का जो ये पार्ट है इसी को हम दोआब कहते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी है। ये इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, ये रावी, ये सतलज नदी है और ये सभी धाराएं जो हैं वो आगे चल करके एक हो गई हैं जो कि सिंधु नदी कहलाती है। अब इन नदियों के बीच का जो पार्ट है, इन्हीं पार्टों को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ये जो बीच के पार्ट्स आप देख रहे हैं, 2 नदी धाराओं के बीच का जो पार्ट है इसे हम दोआब कहते हैं, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दोआब जो हैं वो पाए जाते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडिया का बॉर्डर है और इधर जो है वो पाकिस्तान है।
तो ये जो मैदानी क्षेत्र है उसका काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। अब अगर हम गंगा प्लेन की बात करें यानी गंगा के मैदान के विस्तार की बात करें तो इसका एक्सटेंशन जो है वो घाघर तथा तीस्ता नदी के बीच में पाया जाता है। यानी घाघर नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में गंगा के मैदानी भाग का एक्सटेंशन है। अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत का उत्तरी राज्य जो है, भारत के जो उत्तरी राज्य हैं जिनमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से, साथ ही वेस्ट बंगाल जो कि पूरब में स्थित है, उसके कुछ पार्ट जो हैं वो गंगा प्लेन के अंडर में आते हैं। यानी इसका एक्सटेंशन जो है वो इन राज्यों में फैला हुआ है। अगर हम ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो ये असम में, विशेषकर असम में स्थित है। जैसा कि हम इस मैप में देख पा रहे हैं, ये देखिए ये गंगा नदी है जो कि हिमालय से निकली है। इसके पैरेलल ही यमुना नदी भी बहती है जो कि आगे चल करके इसमें मिल जाती है। साथ ही इसकी कुछ सहायक नदियाँ और भी हैं, जैसे घाघर नदी है, गंडक है, सोन है, कोसी है। ये सारी धाराएं मिल करके इस क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। तो ये जो रीजन है ये गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह बहती हुई आ रही है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के पास का जो रीजन है उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान हम लोग कहते हैं, जो कि विशेषकर भारत के असम क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसे जनरली हम लोग फ्लैट लैंड समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। किस तरह की डाइवर्सिटी है आइए वो जान लेते हैं हम लोग। सो इफ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 भागों में यानी 4 रीजन्स में बांटा जा सकता है। वो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं? देखिए, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ती हैं वो अपने साथ छोटे मोटे पत्थर जो हैं वो लेकर के आती हैं। तो मैदानी भागों में आने से पहले वो सबसे पहले उन्हीं पत्थरों का निक्षेपण करती है जिसे हम भाबर कहते हैं। इन भाबरों में नदियों की धाराएं जो हैं वो एक तरह से विलुप्त सी हो जाती हैं। विलुप्त तो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो नदियां जो हैं वो सूख जाती हैं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों के बीच से वो बहती रहती हैं या फिर उनके नीचे से नदियों की जो धाराएं हैं वो बहते रहती हैं। सेकंड है तराई। तराई क्या होता है? जब ये नदियां भाबर से दक्षिण की तरफ आगे बढ़ती हैं तो ये फिर से दिखने लगती हैं तथा आगे चल कर के नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। एक समय ऐसा भी था जब ये तराई का जो क्षेत्र है वो वन्य प्राणियों से भरा हुआ था, यानी जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था। लेकिन बंटवारे के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे वो कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए इन जंगलों को काटना शुरू कर दिए और इसी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो स्थित है। थर्ड है भांगर। भांगर किसे कहते हैं? तो वैसे मैदानी क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ जो हैं वो बाढ़ लाती है अपने साथ, इनके ऊपर स्थित होता है भांगर। भांगड़ वाले क्षेत्र में जो मिट्टी होती है उसमें जो है वो चूनेदार जो निक्षेप जो है वो पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कंकड़ के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ वन इज खादर। खादर किसे कहते हैं? मैंने जो आपसे बाढ़ वाले क्षेत्र की बात की, तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे यंगर डिपॉजिट होता है। यंगर डिपॉजिट कहने का मतलब है कि इसका जो निर्माण है वो प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्निर्माण होते रहता है और इस वजह से इसे जो है सबसे उपजाऊ तथा गहन खेती वाला क्षेत्र जो है वो माना जाता है, यानी खेती के लिए बहुत ही सुटेबल रीजन है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है, साथ ही इसके जो सब कैटेगरीज हैं वो कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंडर इसका इंट्रोडक्शन जान लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने द हिमालय माउंटेन्स और द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि सारे पार्ट्स को एक ही वीडियो में बनाना सही होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इसके बाकी के जो 4 फीचर्स बचे हुए हैं, यानी कि द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंटर्न डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स,
एंड द आइलैंड। इसका मैं सेकंड पार्ट बना करके उसमें अपलोड करूँगा। सो आप लोग उस सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।